मेहमान ख़ास जनाब फदील अहमद साहब हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। वो भी सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिकल जो सूरत-ए-हाल है, उस पे बड़ी गहरी नज़र और जो मिडल ईस्ट का इश्यू है, उसे बहुत ही पॉलिटिकली देखते हैं, सियासी नुक्ता-ए-नज़र से उसका जायज़ा लेते हैं, बिल्कुल एक मुनफ़रिद अंदाज़ में। मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। मैं चाहूँगा कि फदील साहब को ही मैं सबसे पहले अब ले आऊँ इन 2 मेहमानों में और क्योंकि आप ये देखिए कि एक तो ये कि खोदा पहाड़ निकला चुइया हमने कहा चुइया भी निकली कि नहीं निकली वहाँ पे और इतना प्रोपेगेंडा किया गया था क्योंकि असल ये था कि जंग रुक जाए। लेकिन वो जंग रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, अब इसमें अपना-अपना लोग फ़ायदा देख सकते हैं जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने इसी को उड़ाना शुरू कर दिया कि साहब हमें तो पुतिन ने बता दिया कि 2020 में जो तुम हारे थे, तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ हुआ था, आप बताइए। ये इसी का ऐलान कर दिए। तो ये चीज़ जो है अब ज़ाहिर बताने के लिए कुछ था नहीं, मीडिया से वो किया नहीं। तो एक तो ये लेकिन दूसरी तरफ मैं अगर बात करूँ वैसे फजील साहब आप जो बेहतर समझते हैं इस वक़्त जो अपडेट लेकर के आए, वो पहले आप बता दीजिए। फजील साहब ताकि ये ना लगे कि मैंने सवाल कर दिया तो आपकी बात कोई रह जाए, क्योंकि आप तैयारी करते हैं, अब कहते हैं जब तक बता नहीं दिया जाए, तो बजाय ये कि मैं सवाल करके आपका ज़हन मुतज़लज़ल कर दूँ आप जो है पहले अपनी बात कह लीजिए। फजील साहब। देखिए मुमताज भाई, मैं शुरू से कहता चला आया हूँ कि यूक्रेन और रूस की जंग, फिलिस्तीन इजराइल की जंग दोनों जुड़ी हुई है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब तक रावण की नाभि में अमृत है, रावण कभी मरेगा ही नहीं। यह बात तो विभीषण ने ही बताया ना राम जी को। तो अभी सबसे ताकतवर रूस यूक्रेन पर हमलावर है और मैंने तो कल ही कह दिया था, शायद परसों, कि ये डील कहीं भी सक्सेसफुल नहीं होने जा रही है। ये बात ट्रम्प को भी पता है और ट्रम्प क्यों गए मिलने जब उनको भी पता है कि ये डील सक्सेसफुल नहीं हो सकती, फिर मिलने क्यों गए? ये एक दुनिया में जो वेस्टर्न मीडिया है वो वेस्ट कंट्रियों का भोंपू है। तो उन्होंने सोचा कि ऐसी हवा उठवा देंगे जिससे हमारा हो जाएगा कि चलो ठीक है, हमने कुछ पॉजिटिव कर लिया। और देखिए आ गई ना बात कि हम 2020 में हारे नहीं थे, हराए गए थे। अरे नरेंद्र मोदी जी जहां रहेंगे वो हारवे जाएगा। वो तो लिखा के आए हैं कि जिस पर हाथ रख देंगे वो भस्मासुर बन जाएगा। जब जेलेंस्की को ये मंजूर नहीं है और नेटो कंट्री की किसी देश के प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री को ये बात नहीं मंजूर है कि जेलेंस्की के साथ साथ सभी कंट्री की जो लोग उनके मददगार हैं, उनको ये मंजूर नहीं है कि जाकर के ट्रम्प बार बार रूस से बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें अमेरिका का कोई बहुत बड़ा रोल रह ही नहीं गया है। इसलिए नहीं रह गया है कि सभी लोग आपस में बहुत नाराज हो गए इस बात से। जेलेंस्की की बहुत बड़ा बिल पकड़ा दिया ले आकर के, उसके बाद उनके हथियार को रोक दिया और जेलेंस्की चाहते हैं कि पूरा जो रूस हम यूक्रेन जो हमारा लड़ाई से पहले जो यूक्रेन था उस हालत में हमको रूस वापस कर दे, और रूस ये चाहता है कि पूरा यूक्रेन हमारा था, हमको वापस कर दिया जाए और जेलेंस्की को आप ले जाइए अमेरिका में एक बंगला बना के दे दिया रहे जाकर के। जेलेंस्की अपने शर्त से पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो एक लीडर नहीं है, वो हास मजाहिया एक कैरेक्टर है, हंसाने वाले आदमी थे। उनको कैसे कैसे देश के लोगों ने प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बना दिया और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए कि किस तरह से कोई ये सीधे सीधे वेस्टर्न कंट्रियों के चढ़ावे में यूक्रेन को बर्बाद कर दिया जेलेंस्की ने। कोई डिप्लोमेटिक रास्ता नहीं खोज पाए। आखिर पूरा यूक्रेन जब बर्बाद हो गया, आज भी वो झुकने को तैयार नहीं। भले यूक्रेन पर पूरे यूक्रेन, रूस ने 70% यूक्रेन ले लिया, जो बचा 30% है वो भी ले लेगा 2-4 महीने में, हो सकता है पहले भी ले। लेकिन अभी भी जेलेंस्की जरा से भी झुकने को तैयार नहीं है। वो कह रहे कि जैसा युद्ध से पहले यूक्रेन हमारा था हमको वैसा चाहिए। अब रूस इतनी अपनी बर्बादी करने के बाद, अच्छा जिधर ट्रम्प जो है अलास्का पहुंचे और उधर हमला कर दिया रूस के ऊपर जेलेंस्की ने, तो ये कहीं सी डील हो गई? इसका मतलब कि जेलेंस्की नहीं चाहते हैं कि ट्रम्प जो है रूस से बात करे, इसलिए हमला तेज हो रहा है। 2 महीना पहले
किया, इधर कहते रहे ट्रंप कि हम बात करेंगे, नेगोशिएशन करेंगे, हम इस डील को खत्म करेंगे, और इतना बड़ा हमला किया कि 70 से ज्यादा फाइटर जेट उड़ा दिया। ये तो पूरी तरह से धोखा हुआ ना कि आप किसी को सामने वाले से, ये जिस तरह से कहा कि ईरान को हमला करने के लिए अभी हमको 2 महीने का वक्त चाहिए, हम सोचेंगे, और अगले दिन हमला कर दिया। ये जो कैरेक्टर ट्रंप और अमेरिका का निकल के सामने आया है इस साल, इससे पूरी दुनिया हतप्रभ है कि भाई इन पर भरोसा करें तो कैसे करें। कहां तो अमेरिका मध्यस्थता करता था, अब धोखे की राजनीति, ये तो छिप के वार करने वाली बात हो गई ना। फिर तो आप पर कोई भरोसा भी नहीं करेगा, क्या पता आप किसी को अमेरिका में बुला के उसको अरेस्ट करा लोगे। ये सब चीजें जो हैं आज अमेरिका, देखिए मैं कहता हूं ना कि अमेरिका को बर्बाद करने के लिए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, वो तो ट्रंप ही काफी है। अगले 5 साल में अमेरिका को खोखला करके जाएंगे। अब उन्होंने नहीं, उनका यही इरादा था कि कुछ ऐसी बातें करके कुछ अपनी भोपू मीडिया, जो प्रोपेगेंडा मीडिया है, वेस्ट मीडिया, उसके माध्यम से हम कुछ हवा उठवा देंगे और ये हो जाएगा कि हमने कर दिया, जिस तरह भारत पाकिस्तान के सीज फायर में हल्ला कर दिया कि हमने करा दिया, हमने करा दिया। ऐसे ही कुछ वो चाहते थे कि हम करा दें और हमारा हो जाए कि हमने करा दिया। अच्छा, वो रूस पे इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। रूस में इसलिए इंटरेस्ट ले रहे हैं कि ईरान और चाइना और रूस, ये तीनों की तिगड़ी, और जैसा फिरोज भाई कहते हैं चतुर्वेदी जो किम जॉन है, उनको हम नहीं भूल पाते हैं जब फिरोज भाई सामने होते हैं। तो किंग जॉन को मिला दे तो चतुर्वेदी है। तो उसमें सबसे बड़ा वेद का रचयिता है। चाइना को तो छोड़ दीजिए, वो तो अपना बिजनेस की तरीके से बात करते हैं, लेकिन रूस एग्रेशन में रहता है। रूस का एक कैरेक्टर भी एग्रेशन वाला है, रूस का इतिहास भी एग्रेशन वाला है। तो बार बार रूस जाते हैं, रूस से बात करते हैं, उनको पता है कि रूस मान गया तो इजराइल और फिलिस्तीन का मसला भी हल हो जाएगा। अब इस इजराइल और फिलिस्तीन का मसला क्या है कि ईरान बिल्कुल तैयार बैठा है कि अगर इजराइल गजा पर कुछ भी हमला तेज किया तो सीधा सीधा सवाल है कि ईरान अपने मिसाइलों का मुंह खोल देगा। इस बात को बचाने के लिए, वो इजराइल को बचाने के लिए ट्रंप बार बार रूस, क्योंकि उनको पता है कि ईरान की जो अमृत है ईरान का, वो गिनावी में है। उनको पता है कि आज ईरान जो कुछ भी ताकत पा रहा है वो रूस से पा रहा है, चाइना से पा रहा है। चाइना और रूस मिलकर के ईरान को ताकतवर बना रहे हैं। अच्छा, एक बार अगर पुतिन साहब कह भी दें तो खामनेई साहब कुछ सोच सकते हैं, इसलिए भी पुतिन पर ज्यादा जोर आजमाइश ट्रंप कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो न यूक्रेन को बचाने गए थे, न अमेरिका को बचाने गए थे, न रूस को बचाने गए थे, वो इजराइल को बचाने के लिए गए थे। उनको ये लगता है कि अगर हम रूस को मना लिए तो इजराइल बच जाएगा, नहीं तो आधा इजराइल तो खत्म हो ही चुका है। इस बार अगर अस्थाई शांति के लिए, अगर अस्थाई युद्ध करना जरूरी है, तो ईरान जो हमला इस बार करेगा उसमें इजराइल का पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। इस बार सोचने और विचारने का कोई मौका नहीं है। इस बार तो बंकर में डायपर पहन के लोग रह रहे थे, अगले लड़ाई में डायपर पहनने का भी मौका नहीं मिलेगा। बाकी चीज तो छोड़ ही दीजिए, इजराइल की वो हालत हो गई है कि उनके सुपर स्टोर खाली हो चुके हैं। सुपर स्टोर में पैसा होने के बावजूद भी लोग सामान नहीं खरीद रहे, क्योंकि पूरा हाइफा बंदरगाह उनका खत्म हो चुका है, बरगुरियन एयरपोर्ट खत्म हो चुका है। जब बरगुरियन एयरपोर्ट थोड़ा शुरू होता है, उसको फिर तबाह कर देता है। अब उनके पास जॉर्डन के रास्ते अगर कोई चीज जाती है तो वहां पे वेस्ट में हमास के लड़ाके बैठे हैं, वो लोग पूरी निगाह रखते हैं। उधर जॉर्डन के अंदर बसीजी ग्रुप के कार्यकर्ता बैठे हैं जो पूरी निगाह रख रहे हैं। अगर ये टर्की के माध्यम से, मेडिटेरियन सी के माध्यम से कुछ मंगाते भी हैं अगर, तो बंदरगाह तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जहाज लगेगा कहाँ, अनलोड कहाँ होगा? बस ले दे के थोड़ा जो उनकी पर्सनल हवाई पट्टी है नेतन्याहू की, और दूसरे शहरों की थोड़ी बड़ी जो हवाई पट्टी बनी हुई, उसके माध्यम से, फ्लाइंग के माध्यम से कुछ उनको सामान मिल रहा है। बाकी वो जो गजा के लिए सामान जा रहा है दुनिया भर से, उसको लूट के ले जा रहे हैं। हालत इजराइल का हो गया है। इस बार तो हाफ हुआ है। अगर इजराइल नहीं माना तो अगर उसने गजा पर दोबारा बमबारी करने या और ज्यादा सख्ती करने की कोशिश की, तो ईरान ने कह दिया है कि हम इजराइल को कब्रिस्तान बना देंगे। और कह दिया तो खामनेई साहब है, ये जो कह देते हैं
वो तो जरूर करते हैं, और जो नहीं करते उसको और ज्यादा जरूर करते हैं। ये दुनिया जान चुकी है। जी मुमताज भाई। और ये मुझे बिल्कुल आपने सही तजिया किया है फदील साहब, और मेरे दिल की बात कह दी। मुझे भी यही लग रहा है कि इन्हें डर ईरान से पैदा हो गया है, इन्हें डर जो है अंसारुल्लाह हौसी से हो गया है, क्योंकि ये सब कुछ करके थक गए। और आप देखिए, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि इनके मार्केट भी अब वो बाजार जो है वो खत्म हो रहा है, जो असलहों का। आज यूएई ने मना कर दिया कि F-35 नहीं लेंगे, भारत जो है वो पहले ही मना कर चुका। बहुत अच्छी दोस्ती की बात हम कर लें, सब कुछ कर लें, और ये कह लें कि साहब भारत जो है वो अमेरिका से बड़ा दबा और सहमाए सब हम नहीं मानते। भारत ने कहा, सबसे पहले ऐलान किया भारत ने कि हम F-35 नहीं लेंगे। तकरीबन 30 से 32 हजार करोड़ की डील जो है वो अमेरिका से रद्द कर दी। मैं समझता हूं कि कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया था भारत ने, और उससे अमेरिका भले ही और बड़ी बातें करे उल जलूल, लेकिन भारत ने तो काम कर दिया। रूस और यूक्रेन की जंग, आज का जो हालात है, देखिए एक तरफ रूस जहां इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बावजूद भी कैंसर वैक्सीन पर विजय पा गए, लगभग तैयार है वो। दूसरा, उन्होंने कोरोना वैक्सीन सबसे पहले बना लिया। तीसरा, जब जेलेंस्की दुनिया का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष उनसे मिलने आता है तो वो उससे ट्रैक सूट में मिलते हैं। उनको सूट पहनने का टाइम नहीं मिलता। वो दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत बड़ी जंग में हैं, हम सूट पहनने का टाइम हमारे पास नहीं है। यही सब चीजें जो है ना, आगे सामने वाले को इम्प्रेस करती हैं कि भाई इनकी सोच क्या है, ये खुद ही बंदूक उठा के लड़ रहे हैं या सेना लड़ रही है, पता ही नहीं चल रहा है। तो ये दो चीजें जो है दुनिया के अंदर, और यूक्रेन पर कोई समझौता जेलेंस्की अभी भी करने को तैयार नहीं है। मतलब रूस ने उनको लैंडलॉक कंट्री बना दिया, पूरा समुद्री इलाका ले लिया। और सबसे बड़ी बात, यूक्रेन एक एग्रीकल्चर कंट्री है, उसके भारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जितने भी खेत में अनाज है, ग्रेन है, वो शिप से ही जाता है। अब उनकी स्थिति आने वाले समय तक बहुत खराब रहेगी, तब तक जब तक कि उनको समुद्र का कोई इलाका नहीं मिल जाता, तब तक वो अपनी कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट चाहे जिसको भी एक्सपोर्ट करते हैं, बाई रोड जाना तो बहुत कॉस्टली पड़ता है, शिप से सस्ता पड़ता है। ये सारी चीजें जो हैं, और जब 2 साल नहीं कुछ हल निकल पाया, तब रूस ने हमास को तेज कर दिया, और हमास ने 7 अक्टूबर के बाद ऐसी कहानी बदल दी कि पूरी दुनिया इस जंग की बात करने लगी। आज भी यूक्रेन और रूस से ज्यादा फिलिस्तीन और इजराइल की बात होती है। आज भी जो है, आज के दिन तक यूक्रेन और रूस में उतनी इंटरेस्ट नहीं किसी को, लेकिन फिलिस्तीन में बहुत है। तो पूरी दुनिया की नजर फिलिस्तीन पे है, और बिना रूस को ये मिलाना चाहते हैं कि उनको पता है कि ईरान की ताकत रूस में है, रूस की ताकत चाइना में है, चाइना की ताकत ईरान में है। ये सब चल रहा है। तो कोई डिप्लोमेटिक हल, ठीक है, डिप्लोमेटिक हल निकलना चाहिए, लेकिन जब सामने वाला माने तब ना आप कर सकते हैं। एक आदमी मान ही नहीं रहा है। वो बोला है कि हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है कि हाई कोर्ट से पहले बांस कोर्ट। बांस कोर्ट समझते हैं? यानी डंडा की कोर्ट। पहले मारपीट कर लो, फिर हाई कोर्ट में लड़ लेंगे। तो कहते हैं कि कोर्ट वोर्ट नहीं, पहले बांस कोर्ट में आके फरिया लो। तो पहले ये लोग बांस कोर्ट की ही बात मान रहे हैं, बीच बीच में थोड़ा कर सबको अपने अहंकार। रावण जब तक अपनी लंका जला नहीं लेगा, उसका अहंकार जाएगा नहीं। और फिलिस्तीन तो पूरी दुनिया जिसके साथ खड़ी है, और अल्लाह खड़ा है उसके साथ, उसको कौन हरा सकता है? जी मुमताज भाई।